हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ विश्वास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक फिजिक्स पर। तो बेटा आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे, ठीक है। बाकी इसके पहले वाला लेक्चर, आज हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आई होप कि आपने फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया होगा। तो आज हम लोग उसी के जस्ट आगे लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से आपने होमवर्क भी कर लिया होगा, ठीक है बेटा। होमवर्क ज़रूर करें, जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार होमवर्क देख ले बेटा। ये 2 मैंने क्वेश्चन दिए थे, मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया था। लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो इसलिए लग जाओ, नहीं लगोगे तो भाई 12th हाथ से फिसल जाएगा आपके। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर, ठीक है। चलो देखो भाई, तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और सेकेंड लेक्चर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है बेटा? सबसे पहला जो टॉपिक आएगा सेकेंड लेक्चर में वो है फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स। बोले सर यहाँ पर हम लोग चार्ज पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और दुनिया में जैसे जो भी चार्ज है वो किसकी वजह से है? तो वो जिसकी वजह से है बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और जिनकी वजह से पूरी दुनिया में चार्ज है उसके लिए एक वर्ड आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। अगर ये नहीं होगा तो पूरी दुनिया में चार्ज नहीं होगी। तो हमारे सिलेबस में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें चार्ज होता है। हमारे सिलेबस में अभी जो इस चैप्टर में है वो 2 चार्ज पार्टिकल है, एक आपका इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। याद रखिएगा न्यूट्रॉन मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो हम लोग बेटा फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 2 टाइप के हैं। तो 2 टाइप के हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। इनकी बात करनी है हमें। चलिए भाई, तो बोले सर इनकी ही बात करनी है, एक एक करके देखते हैं। बोले सर ये तो बहुत बेसिक है, तो हमने बहुत पहले पढ़ा है। तो बेटा मैंने आपसे पहले ही कहा था बेसिक चीज़ें छोड़नी नहीं है। मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारा कुछ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको याद है तो थोड़ा सा बताइए क्या चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? बिल्कुल बहुत सही, बताइए किसने की थी? बहुत बढ़िया। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी किसने? जे थॉमसन ने। किसने किया था भाई? जे थॉमसन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। बोले सर प्रोटॉन की डिस्कवरी की किसने की थी? इसमें 2 नाम आते हैं, एक आता है रदरफोर्ड का नाम, एक तो है बेटा रदरफोर्ड का नाम, ठीक है ना, रदरफोर्ड। और एक नाम कौन सा है? एक नाम है गोल्डस्टीन का। काफ़ी सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की या फिर रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की। तो याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा डिस्कवरी वाला तो दोनों को एक साथ नहीं देगा, 99% नहीं देगा। या तो रदरफोर्ड ऑप्शन में होगा तो ये सही होगा, या तो गोल्डस्टीन ऑप्शन में होगा तो ये सही होगा। लेकिन अगर मान लो बाई चांस 1% में रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों आ गए और ऑप्शन में बोथ ए एंड बी नहीं है, तो आप फिर क्या सेलेक्ट करोगे? तो बेटा याद रखिएगा, प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो मानी जाती है, उसका श्रेय जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? रदरफोर्ड को दिया जाता है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप रदरफोर्ड को वरीयता देंगे, ये ज़्यादा सही आंसर है रदरफोर्ड। बाकी गोल्डस्टीन जो है उन्होंने एनोड रेज की डिस्कवरी की थी, हालांकि जो मिलके बने इसी से, पॉजिटिव चार्ज से ही, तब नाम नहीं पड़ा था, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने एनोड रेज, जिनको हम कैनाल रेज बोलते हैं या जिसको हम पॉजिटिव रेज बोलते हैं, उसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। जबकि प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय किसको मिलेगा? रदरफोर्ड को मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आते हैं चार्ज। तो बोले ये फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है बेटा, और फंडामेंटल अगर चार्ज पार्टिकल होगा तो इस पर चार्ज जन्मजात होगा, ठीक है ना। जब से ये पार्टिकल होंगे उनमें चार्ज अपने आप होगा, ठीक है। तो बोले सर इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? बहुत बेसिक है, सबको पता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। बोलो SI यूनिट क्या होता है? कूलाम। एक बार फिर से बोलो, कूलाम। बहुत बढ़िया। प्रोटॉन की अगर चार्ज की बात करें तो अमाउंट सेम होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चलिए बेटा देखें, अब आ जाते हैं मास के बारे में। चार्ज तो आपने देख लिया, मास भी बड़ा ज़रूरी है। मास आप याद रखिए, कहीं ना कहीं आपको मास देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो देखिए बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। एक बार फिर से बोले, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। बेटा -31 kg लिखा है 10 की पावर। इसका मतलब समझते हो कि इस वैल्यू में आप डेसिमल लगा के 0.0000 ठीक है ना, उसके कितने जीरो डेसिमल लगा के 31 जीरो के बाद ये वर्ड आएंगे 9.11। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है। अच्छा, प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा? तो प्रोटॉन का मास आप याद रखेंगे 1.672 इंटू 10⁻27 kg। एक बार साथ में बोले भाई, 1.672 इंटू 10⁻27 kg। आप ये याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छा सिंबल क्या है? वैसे तो नॉर्मल सिंबल होता है, इलेक्ट्रॉन का ई से लिख देते हैं और प्रोटॉन का किससे? पी से लिख देते हैं। लेकिन एक और सिंबल भी है थोड़ा सा जिसका कुछ मतलब है, जो हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि मतलब क्या होता है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल एक तो ई बना दिया, इसके बाद यहाँ -1 रख दिया और यहाँ पर रख दिया 0। अभी हम लोग इसका एटॉमिक मॉडल जब देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी जब देखेंगे तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है। चलिए, प्रोटॉन की अगर हम बात करें, प्रोटॉन को ऐसे पी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आगे आएगा प्लस का 1 और ऊपर आएगा कितना? 1। इतना होता है। ठीक है, तो आप ये सिंबल भी याद रखिए। चलिए, तो ये हो गया चार्ज पार्टिकल, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। एकदम याद रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स में आप लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना बहुत अच्छा नहीं है, नोट्स में लिखना बहुत अच्छा है। ठीक है, नोट्स आप संभाल के रखिए, वही आपके आगे काम आने वाला है। चलिए बेटा देखो, तो अब आते हैं, सिंबल भी हो गया, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल हो गए। एक और बड़ी आपके अंदर इच्छा है कि सर न्यूट्रॉन के बारे में भी बता ही दो थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में भी। चलिए भाई, तो न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम बताना चाहें तो देखिएगा भाई, अगर न्यूट्रॉन के बारे में अगर आप देखना चाह रहे हो, ठीक है, न्यूट्रॉन, ठीक है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। बताओ भाई, डिस्कवरी किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, वी आता है कि डब्ल्यू आता है? चलो कोई बात नहीं, वी भी आ सकता है, डब्ल्यू भी। आप बताइएगा कौन सा सही है। ठीक है, चलो इंग्लिश की क्लास थोड़ी ना चल रही। चलो, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन चैडविक ने डिस्कवरी की थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? बोले सर इस पर चार्ज कितना होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो सेकंड नंबर पे न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा? 0। और मास की बात करें तो मास बेटा जी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रॉन का। ठीक है, चार्ज भी इंपॉर्टेंट है, चार्ज याद रखिए, न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसीलिए फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल में नहीं रखा, क्योंकि उस पर चार्ज कितना होता है? 0, यानी कि होता ही नहीं है। ठीक है, मास अगर हम देखें तो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है, थोड़ा इत्तू सा, जरा सा भारी होता है। ठीक है, देखा कैसे? 1.675, वहां पर कितना? 1.672, यहाँ पर कितना? 1.675 इंटू 10⁻⁻ कितना? 27 kg। तो थोड़ा सा ज़्यादा भारी है। ठीक है, कौन हैवी है? कौन? आपका न्यूट्रॉन। किससे भैया? प्रोटॉन से। अच्छा, इसके बाद सिंबल की अगर हम बात करें तो 4th नंबर में इसका सिंबल आता है 0n से लिखते हैं न्यूट्रॉन को, और यहाँ ऊपर आता है 1। कन्फर्म है? तो ये हो गया न्यूट्रॉन का सिंबल। आप इन तीनों को याद रखेंगे। ठीक है, कन्फर्म है। मास याद रखिए, मास लोगों को नहीं याद होता है, जो कि क्वेश्चन आप आगे पढ़ेंगे। अभी तो 12th में एकदम लास्ट में जब बाइंडिंग एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ तो मास धड़ल्ले से रखा जाएगा, और ये नहीं 4-4 डिजिट तक रखा जाएगा, 5-5 डिजिट तक रखा जाएगा, AMU में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मास आप बेटा याद कर लीजिए अभी के लिए, बिल्कुल एकदम रट लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए देखें, तो यहाँ पर हो गया। अब एक बार मास का ऑर्डर देख लें, चार्ज वगैरह देख लें। तो बेटा चार्ज इन दोनों में तो सेम होता है, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर चार्ज होता ही नहीं। मास का अगर हम ऑर्डर देखें कि किसका मास ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मास जो है वो न्यूट्रॉन का है। ठीक है, उसके बाद किसका है? प्रोटॉन का। सबसे कम मास किसका है भाई? तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का है। कन्फर्म हो गया? ठीक है, तो आप ये याद रखें। अब आगे चलें, इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक, अब आते हैं आगे। तो आगे बेटा हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो बोले यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन। बोले सर ये इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? ये तो बहुत कम लोगों ने पढ़ा, ये तो पढ़ा ही नहीं इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। तो अभी एक नया वर्ड आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन एक नया वर्ड है, लेकिन ऐसा कोई ये नया वर्ड नहीं है। ठीक है, आखिर इलेक्ट्रिफिकेशन है क्या? जैसे ही मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा बेटा, आपको ये चीज़ क्लियर हो
चलिए भाई, तो इस पर क्या आ जाता है, चार्ज। ठीक है, तो एक्वायर द चार्ज ऑन अ बॉडी, यानी कि ये बॉडी एक्वायर कर ले रही है चार्ज, उस पर चार्ज आ जा रहा है। कैसे आता है कैसे नहीं आता हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस पर चार्ज आ जाता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। ये जो हम ऐसे करके घिस रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन। कंफर्म है। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया कि किसी बॉडी का चार्ज होना या उस पर चार्ज का आ जाना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो इसमें सबसे पहले एक और वर्ड आ रहा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है यही इलेक्ट्रॉन मॉडल है। तो बोले सर इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, जो एटम का मॉडल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा ना कि इलेक्ट्रिफिकेशन की, इलेक्ट्रॉन थ्योरी से इलेक्ट्रिफिकेशन को एक्सप्लेन करिए। मैं होमवर्क भी आपको यही दूंगा कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी से इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रूव करिए, और ये आ सकता है, इसलिए ये बताना बड़ा ज़रूरी है। तो चलिए, वैसे तो आप सबको पता है लेकिन फिर भी चलिए। तो लिखा हुआ है ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है बेटा, ठीक है, इसका मतलब आखिर क्या है कि सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, पहले जान लो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है बेटा कि जितने भी एटम्स हैं सबका जो उसमें जो नेट चार्ज है वो कितना है, ज़ीरो। कितना है भाई, ज़ीरो। ये वर्ड, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये बता रहा है कि जितने भी एटम्स होते हैं। बोले सर एटम्स क्या हैं, दुनिया में जो कुछ भी नॉन लिविंग है, जो जिससे मिलके सारी चीज़ें बनी हैं, नॉन लिविंग चीज़ें, वो उन सब का बेसिक यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट कौन है, एटम्स। एटम्स से ही मिलके हम सब बने हैं। ठीक है, अच्छा, तो वो जितने भी एटम्स हैं वो सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब उस पर नेट चार्ज कितना होता है, ज़ीरो होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो ये स्टाइलस है तो ये नॉन लिविंग है, एटम से मिलकर बना है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है। कंफर्म हो गई बात, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बोले सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताइए। चलिए देखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन थ्योरी बता देता हूँ, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन बता देता हूँ। आइए इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, आइए जादू करता हूँ। जादू देखो इधर, देखो इधर, इधर जादू करते हैं। ठीक है ना, हम लोग बेटा यहाँ पर जादू कर लेते हैं। नहीं हुआ क्या, अभी होगा, देखो अभी होगा। ठीक है, ये रहा आपका एटम। ठीक है, सबने ये देख रखा है, एटम देख रखा है भाई। ठीक है, हाँ ये 6 सेकंड का है तो ऐसा तो बंद हो ही जाएगा। तो ये रहा बेटा क्या चीज़, एटम। ऐसे घूमते हुए सबने देखा है ना। चलो एक बार फिर से देख लो। सर जी अच्छा लग रहा था, चला दीजिए। चलो देख लो देख लो देख लो, एक बार और देख लो। ठीक है, बढ़िया से चल रहा है, ये घूम रहा है, ये बीच में। चलो देख लिया अच्छे से, ठीक है, जी भर गया। अब आते हैं आगे। तो बेटा यहाँ पर ये एक एटम बना हुआ है जिससे पूरी दुनिया मिलके बनी है, उस ये एक एटम बना हुआ है। आइए देखते हैं, वैसे सबको पता है, बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी बेटा याद रखेंगे तभी आपको काम आएगा। चलिए देखें, तो आप जो ये बीच में देख पा रहे हैं, बीच में आपको शायद 2 तरह के पार्टिकल दिख रहे हों, दिख रहे हैं कि नहीं, 2 तरह के पार्टिकल दिख रहे होंगे, एक हल्के से वायलेट वायलेट पर्पल कलर के और एक दिख रहे हैं येलो येलो कलर के। तो याद रखिए एक है प्रोटॉन। क्या है भैया, प्रोटॉन। तो एक है प्रोटॉन और जो दूसरा जो आप देख पा रहे हैं वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, वो क्या है भाई, वो है न्यूट्रॉन। तो एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। ठीक, और ये जिसके भी बीच में है भाई, एक जगह है ना, फैले तो नहीं है, तो एक साथ में है, एक जगह पर है, इस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये जगह जो है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, 2, एक प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और दूसरा प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन। चलिए इतनी बात कंफर्म है। अच्छा, प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, अभी पढ़ा कर आया हूँ, पॉजिटिव होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0, अभी पढ़ा कर आया हूँ। तो बताओ न्यूक्लियस में चार्ज कैसा तो न्यूक्लियस में चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन। कंफर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, बोले सर ये चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, जो चारों तरफ घूम रहे हैं बेटा ये इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सही बताया आपने, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये जो रिंग बने हुए ये ऑर्बिट्स हैं। क्या है, ऑर्बिट्स। एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। चलिए सबको पता होगा ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, तो ये रहे बेटा ऑर्बिट। ठीक है ना,
तो ये है इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है क्या? अच्छे से देखते रहो भाई, तो ये बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। एक बार काउंट करते हैं बेटा, काउंट किया जाए क्या? अच्छा काउंट कर लेंगे बाद में, अभी सिर्फ आप जानो ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ई से लिख दे रहा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन ने तबाही मचा रखी है, चारों तरफ से घेर के रखा है किसको? न्यूक्लियस को। ठीक, न्यूक्लियस को बेटा चारों तरफ से घेर के रखा है किसने? इलेक्ट्रॉन ने। और ये लगातार लगातार मूव कर रहे हैं, लगातार घूमते चले जा रहे हैं, जैसे आपने वीडियो में देखा था, ठीक है। और बीच में कौन प्रेजेंट है? तो यहाँ पर प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं ऐसे बना देता हूँ, तो प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन, तो ये रहे प्रोटॉन और साथ में हम लोग क्या बना देते हैं? साथ में बना देते हैं न्यूट्रॉन। मैंने गिन के नहीं बनाया है, कोई मैंने काउंट नहीं किया, मैं सिर्फ ऐसे बता दे रहा, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि चारों तरफ कौन सर्कुलेट कर रहे हैं, कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? वो है इलेक्ट्रॉन। कन्फर्म है? अभी आपने सबने देखा था। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है कि या आप इसको एटॉमिक मॉडल भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि जितने भी एटम्स होते हैं उसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं। किससे भैया? स्ट्रॉन्ग। इनका बंधन पता है कौन सा बंधन है? ये बंधन तो वही वाला बंधन है बेटा, बहुत मजबूत बंधन है, ये बंधन टूटने वाला बंधन नहीं है। आप इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये किससे बंधे हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। न्यूक्लियर फोर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बेटा कि आप इनको अलग कर ही नहीं पाओगे, ये अलग कभी होंगे ही नहीं, प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा ही नहीं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। यानी ये एकदम फेविक्विक का जोड़ है जो टूटेगा नहीं कभी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में, क्योंकि ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, अंदर कौन सा चार्ज हो गया? अभी अभी आपने बताया था, प्रोटॉन की वजह से अंदर कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव, और बाहर कौन सा है? नेगेटिव। तो याद रखिए, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दोनों के बीच में जो होता है वो कौन सा फोर्स होता है? वो फोर्स होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोले सर क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलाम फोर्स बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल सही है बेटा, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोल सकते हैं? आप इसको बोल सकते हैं कूलाम फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे। जस्ट जैसे चार्ज खत्म होगा तुरंत आएगा कौन? कूलाम फोर्स की। चलो हमको भी बताओ थोड़ा सा। चलिए, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए, एटॉमिक मॉडल एक बार देख ले, उसके बाद इलेक्ट्रॉन थ्योरी से बता देंगे इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। चलिए, तो एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि जो एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से जुड़ा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जो कि थोड़ा सा वीक होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। चार ही फोर्स हैं फंडामेंटल में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही फोर्स होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबसे लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। चलिए अब चलते हैं आगे, ठीक है। इतना सबने समझ लिया। चलिए अब देखो किसी एटम को लिखा कैसे जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आया, सीबीएसई में भी वैसे सिंबल यूज़ होते हैं और आईसीएसई में भी सिंबल यूज़ होते हैं। तो आखिर उस सिंबल का क्या मतलब है? जैसे देखो यहाँ पर ये किसका एटम लिखा है, तो यहाँ पर Na आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है क्या? यहाँ Na, और Na होता है सोडियम। तो ये बेटा सोडियम का एटम है। किसका एटम है? सोडियम। यहाँ नहीं दिख रहा क्या? ठीक है, तो ये सोडियम का एटम है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है 11, जो ये 11 लिखा है दिस इज एटॉमिक नंबर। क्या है भैया? एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। अब आइए कि आखिर आगे का क्या मसला है, कैसे क्या सही होगा। तो देखो, तो किसी एटम या एलिमेंट का साइन, भाई कोई अगर एलिमेंट होगा, कोई मटेरियल होगा, उस एलिमेंट में एटम होंगे, तो एटम का साइन कैसे? तो हम लोग एटम का साइन ले रहे हैं एक्स से। किससे ले रहे हैं? एक्स से। ये एक्स हो गया, ठीक है। आप Na भी ले सकते हैं, ये Na ही है, उस एलिमेंट का सिंबल है। कैल्शियम होगा तो Ca हो जाएगा, Mg मैग्नीशियम होगा तो Mg हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बन होगा तो C हो जाएगा, कन्फर्म।
और यहाँ पर ये नीचे Z लिखा हुआ है और यहाँ पर ऊपर A लिखा हुआ है। अब ये Z और A क्या है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 10th में भी है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें बहुत क्लियरली देखें। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये है A, जो ये Z है, सबसे पहले Z देखो, तो Z जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। बोले सर एटॉमिक नंबर तो आपने उधर भी लिखा है, बिल्कुल यही है एटॉमिक नंबर, कंफर्म है। और जो A लिखा, दिस इज कॉल्ड मास नंबर, क्या कहलाएगा भाई, मास नंबर। दूसरे कलर से लिखो वरना दिखेगा नहीं, बिल्कुल, तो ये है मास नंबर। कौन सा नंबर, मास नंबर, ठीक है। तो ये Z है एटॉमिक नंबर और A है मास नंबर और X है उस एटम के, वो जो एटम है, जिस एलिमेंट का एटम है, उस एलिमेंट का सिंबल, कंफर्म है, जैसे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं, आखिर ये इसका मतलब क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैसे लिखे जाते हैं, बहुत अच्छा समझना। जो एटॉमिक नंबर होगा बेटा, क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा, ये जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या बताता है, बहुत अच्छा समझना। एटॉमिक नंबर जो है यानी कि Z जो है, ये बताता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन कितने होंगे ये कौन बताएगा, एटॉमिक नंबर बताएगा। तो Z प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना लिखा है, मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर 11, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। कंफर्म हुई बात, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा, क्या बेहतरीन बच्चे हो आप लोग। चलिए इसके बाद ये कंफर्म हो गया। और अगर ये एटम है तो एटम में जनरली हमने ना रब किया ना कुछ किया, ये ऐसे रखा हुआ है, ये मटेरियल है, ये एटम से मिलकर बना है, ऐसा रखा हुआ है, हमने अब इसमें कोई भी चार्ज वगैरह डेवलप नहीं किया। तो अगर रखा हुआ है तो याद रखिए कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ, ये प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरा, चलो अच्छा मैं लिख देता हूँ, NP इज इक्वल टू NE, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंफर्म है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने, एक बार गिन लो। अच्छा तो यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर कितना है भाई, एटॉमिक नंबर 11, कंफर्म है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, ठीक है। और इतने ही क्या है, प्रोटॉन्स है, तो बोलो प्रोटॉन्स कितने, 11, कंफर्म है। और एक बार प्रोटॉन गिन तो सकते नहीं, इलेक्ट्रॉन तो गिन सकते हैं, देखना 11 ही आएगा। आइए मेरे साथ काउंट करें बेटा, काउंट करके बताइएगा, जल्दी बताओ ये वाला कितना, चलो कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, ये कितना 1, ये कितना भैया 2, इसके बाद कौन सा 3, और बोले 4, 5, 6, बहुत बढ़िया यार, आपको तो काउंट डाउन आता है, 7, 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10, और ये जो एक बच गया कौन सा, 11। कंफर्म है क्या, कोई छूटा क्या, नहीं छूटा ना। तो सारे के सारे देखो 11 प्रोटॉन हम समझ गए थे एटॉमिक नंबर से, और 11 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर दिख गए। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर किसके होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कंफर्म है ना बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। अब आइए मास नंबर की बात करें। तो बेटा मास नंबर जो होता है ना, वो क्या होता है, मास नंबर जो होता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उनके समेशन को बोलते हैं क्या चीज़, मास नंबर। तो ए क्या है, तो मास नंबर जो होगा आपका, देखें जो मास नंबर होगा, देखें बहुत अच्छे से देखें, जो मास नंबर यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो मास नंबर होगा जिसको हम लोगों ने ए से लिखा है, ये क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ, यार ये एन तो फिर न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो मैं पी और ई ही लिख दे रहा, ठीक है, आप वो मत करना, ठीक है। हम यहाँ पर ये एन हटा दे रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है। चलिए आप लोग ऐसे लिखना, ठीक। चलिए इसके बाद देख लेते हैं ये वाला, ठीक। देखो भाई, तो A इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, उन दोनों का सम क्या होगा भैया, मास नंबर होगा। तो न्यूट्रॉन तो पहचान पाओगे नहीं, कैसे, आइए देखते हैं। कंफर्म हुआ ना, तो इस तरीके से लिखते और इसी किसमें, सोडियम वाले में ही देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं और आप आंसर बताइएगा। कंफर्म है, चलिए भाई। तो सोडियम का बताओ सिंबल क्या होता है, एक्स की जगह क्या लिखे, Na लिख दिया, तो बोले सर Na लिख दिया, और थोड़ा ऊपर लिखेंगे, हाँ जगह तो अपने पास है ही, और थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, सोडियम को यहाँ से गायब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। चलो तो ये हो गया Na,
ठीक है, ये सिंबल आ गया, x की जगह कितना आ गया, Na आ गया। इसके बाद बताओ इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो यहाँ Z की जगह यानी कि यहाँ पर 11 लिख देंगे, तो बोले यहाँ 11 लिख दिया, कन्फर्म है। इसके बाद ऊपर A लिखा है वो मास नंबर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका मास नंबर होता है 23। कितना होता है भाई, 23 मास नंबर होता है, कितना, 23 मास। चलिए तो बताइए Z11 P11 और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, 11 होंगे, बहुत बढ़िया। चलिए एक चीज़ और बताइए, न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन बेटा, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है A इज इक्वल टू P प्लस N, तो अगर N निकालना है तो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A माइनस P, यानी अगर A में P को माइनस कर दो और P किसके बराबर होता है, Z के, तो यानी A में Z को माइनस कर दो, A रहा ये, Z रहा ये, यानी ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस, ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस, ऊपर वाले में नीचे वाले को, बताओ ऊपर वाला कौन, N ऊपर, अरे वो ऊपर वाला नहीं भाई, यहाँ पर ऊपर वाला ये रहा, ऊपर वाला कौन 23, नीचे वाला कौन 11, तो कितना आंसर आया भाई 12, तो 12 न्यूट्रॉन होंगे, कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ ना सारा कुछ। चलिए तो ये तो था एटॉमिक मॉडल, अभी इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं बताई है अभी आपको, ये समझ में आ गया सबको, अगर ये समझ में आ गया है तो आगे का पूरा समझ जाएगा। चलिए कंफर्म है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे क्या है, और ये बेटा बहुत ज़रूरी है, सिंबल आएंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसे लिख देगा, देखो कभी कभी ये मास नंबर बताता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ये बताता है प्रोटॉन, तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियस की ही बात हो रही, तो कभी कभी ऐसे सिंबल लिख के कह देगा कि ये न्यूक्लियस है, तो जब न्यूक्लियस बोल देगा तो इलेक्ट्रॉन फिर हम लोग वहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए भाई इसके आगे चलते हैं, चलिए बेटा जल्दी से इसको नोट करें, चलिए आगे चलेंगे, थक तो नहीं रहो, बिल्कुल थकना मना है, रिवाइटल खा के पढ़िए बेटा, चलिए ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे इसके, तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों हैं, हाँ यही हमको बताना था कि एटम्स आखिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों हैं, तो आपने देख लिया बेटा, क्या देखा, तो बोले सर क्या देखा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए क्योंकि इन याद रखना, इन ईच एटम, किसी भी एटम में, ठीक है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट मान लेते हैं कि उसी का ले लेते हैं, किसका, सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो कितने प्रोटॉन थे, तो 11 प्रोटॉन थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो चार्ज कितना, तो बोले इसका चार्ज होगा 11 इंटू प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, कंफर्म है ना, ये किसका चार्ज है, एक प्रोटॉन का हम लोग पढ़ कर आए हैं, और यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, कंफर्म है। ये पूरी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, ये पूरी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में, और दोनों कैसे हैं, दोनों आपके दोनों इक्वल अमाउंट में हैं, तो जब आप नेट निकालोगे तो एक दूसरे को ये कंपनसेट कर देंगे, और नेट जो चार्ज आएगा इस पर कितना आएगा, तो नेट चार्ज आएगा बेटा 0, और नेट चार्ज अगर 0 आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कंफर्म हो गया क्या, तो सारे के सारे एटम जो हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल, इसका मतलब कि उनमें नेट चार्ज कितना होता है 0, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, कंफर्म हुआ, कितना इजी था। चलिए अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं हुआ, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ, जस्ट इसके बाद आने वाला है, तो बोले सर जी ये काहे पढ़ाया फिर, इतना काहे फिर हमको ये वही पढ़ा देते सीधा, तो ये बेटा बेसिक है, ये नहीं आएगा तो वो रत्ती भर भी नहीं आएगा, आइए देखें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाएं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ चार्ज एक्वायर्ड ऑन द बॉडीज, ठीक है, चार्ज एक्वायर हो रहा है, और चार्ज का एक्वायर होना दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, चार्ज का एक्वायर होना दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, इसको हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन, कौन सा फिकेशन, वैकेशन नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन, कंफर्म है। चलिए देखें, मैंने सोडियम वाला ही बनाया है, देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 11, देखो कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितने प्रोटॉन 11, कितने इलेक्ट्रॉन 11, और कितने न्यूट्रॉन हम लोग निकाले थे 12,
ठीक है, यहाँ पर भी देखो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन भाई 12, कन्फर्म है। चलिए तो ये 2 एटम मैंने बना दिए हैं सोडियम के, कन्फर्म है। अब आते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होगा देखिएगा, अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बेटा निकाल दे बाहर, क्या करते हैं, निकाल दे बाहर। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, बाहर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें। बोले सर जी ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे तो हम प्रोटॉन को बाहर निकाल दें, न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दें। कोई घर का वो चल रहा है क्या कि पता लगे भैया को बाहर निकाल दो, दीदी को बाहर निकाल दो, किसी को बाहर निकाल दो, तो ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई गेम चल रहा है क्या, तो ऐसा नहीं बेटा। मैंने आपको बताया है कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये स्ट्रॉन्ग भैया बहुत उसका क्या कहते हैं फेविक्विक का जोड़ है, टूटेगा नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं। तो इस वजह से ये कभी बाहर निकल के नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ कैसे बॉन्ड में, कैसे फोर्स में, तो बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं, जो कि इसकी तुलना में काफ़ी वीक होता है, इसलिए एनर्जी देने पर ये बाहर आ सकता है। कन्फर्म है, तो आते ही हैं, आ सकता है क्या है, तो आता ही है। कन्फर्म, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ गया तो ये कभी बाहर नहीं आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बाहर नहीं आएंगे, रेडियोएक्टिव की बात अलग है। चलो, तो यहाँ पर ये बेटा इलेक्ट्रॉन आ गया ऐसे करके, कन्फर्म है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अच्छा बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, प्रोटॉन तो आएगा नहीं, तो अभी प्रोटॉन कितने, तो बोले सर 11 प्रोटॉन अभी हैं, कन्फर्म है। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तो बोले सर 10 इलेक्ट्रॉन बचे, कन्फर्म है। तो यहाँ 11 प्रोटॉन को हम लोग लिख सकते हैं 10 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन। ठीक है, यानी अब क्या होगा, अब इसमें कंपनसेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 प्रोटॉन को, यही इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 प्रोटॉन के चार्ज को क्या कर देगा, इसके चार्ज को क्या कर देगा भैया, न्यूट्रलाइज कर देगा। बाकी एक प्रोटॉन का चार्ज इस पर बच जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, एक प्रोटॉन का चार्ज इस पर क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये कैसा चार्ज इस पर डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस पर चार्ज कैसा डेवलप हो गया इस एटम पर, पॉजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब बेटा ये है कि इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिशिएंसी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, आप डेफिशिएंसी बोले या फिर लॉस बोले, याद रखिएगा, अगर लॉस या डेफिशिएंसी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की अगर होगी, तो याद रखिएगा ये क्या डेवलप करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। इज दैट क्लियर, कन्फर्म। तो यहाँ लिखा था टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर्ड ऑन द बॉडीज, तो एक टाइप चार्ज आ गया, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। हालांकि इसका नाम किसने रखा था पॉजिटिव चार्ज, कुछ याद आया क्या, पहला लेक्चर देख के आओ, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक बार फिर से बोलो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नाम रखा था किस, ठीक है ना। आओ अब आते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरी तरफ। देखें, अगर मान लो हम बाहर से, अगर इसको बाहर लाया जा सकता है तो आप इंसर्ट भी करा सकते हो इलेक्ट्रॉन को। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाए, तो बोले सर कहाँ से, ये आ जाए भाई, अंदर वाले में तो नहीं आ सकता, इसी वाले में आ सकता है। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन आ जाए चुपके से, ऐसे सुमड़ी में गुमड़ी बना के ऐसे ही बैठा रहे, ठीक है ना, कि हमको भी यहाँ पर ले लो भाई। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, देखो प्रोटॉन में तो नो डाउट ये कहीं नहीं जाएगा, वो तो न्यूक्लियस में ही रहेगा, वो फेविक्विक का जोड़ है, टूटेगा नहीं। ठीक है, आइए, तो 11 प्रोटॉन रहेंगे, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 11 में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 12 इलेक्ट्रॉन को ठीक से लिखूँ तो क्या मैं 11 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ, क्या बोलो भैया, लिख दिया ना। अब बात देखें अच्छे से, बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर 11 प्रोटॉन जो है 11 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन कितना चार्ज रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा, नेगेटिव के पॉजिटिव, साथ में बोलो नेगेटिव। और अगर नेगेटिव होगा तो याद रखिए इस पर चार्ज कैसा होता है, इस पर चार्ज होता है नेगेटिव। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, जब गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, जब एफिशिएंसी होगी, एक डेफिशिएंसी होता है एफिशिएंसी, जब एफिशिएंसी होगी, जब हम जोड़ेंगे, जब हम उसको भेजेंगे, तो याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो याद रखें नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है एटम पर या बॉडी पर। यही बेटा इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, दिस इज इलेक्ट्रिफिकेशन। आप बताओ चार्ज डेवलप हो रहा है ना, चार्ज का डेवलप होना दैट इज इलेक्ट्रिफिकेशन।
और ये कौन सी थ्योरी? इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो आप कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? तो आप लिखोगे द एक्वायरिंग ऑफ चार्ज, द एक्वायरिंग ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी ड्यू टू डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी, या फिर ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट और टू इट, ठीक है ना, या फिर फ्रॉम मत लिखो या टू मत लिखो। एक बार फिर से सुन लीजिए बहुत अच्छे से। आप क्या लिखोगे कि आखिर क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन थ्योरी? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में बेटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से देखना, मैं यहाँ पर लिख दे, ब्लैक से लिखूँ क्या? चलो ब्लैक से लिख दे रहा, इधर देखना अच्छे से, ठीक। तो बोले क्या लिखा जाए? तो लिखेंगे चार्ज डेवलप, चार्ज डेवलप लिख लो या एक्वायर लिख लो, चार्ज डेवलप ऑन अ बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या फिर आप लिख सकते हैं ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इलेक्ट्रॉन का ही लॉस ऑफ गेन होगा और लॉस और गेन होगा, ठीक है ना। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सुमड़ी में गुमड़ी बना के ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर बैठे रहेंगे। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये प्रूव हो गया, ये इससे ये हम लोग इसको बोलते हैं क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कंफर्म हो गया, ठीक है। 2 लाइन में आपको लिखना है, बाकी आप उसके साइड में कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? पहले तो ये वाली लाइन, उसके बाद इस वाली बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, या इस वाली बॉडी को हम लोग बोलेंगे, जैसे ए पॉइंट अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, आप अच्छे से लिखना, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, या फिर पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, या फिर पॉजिटिव चार्ज भी आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। कंफर्म है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको, आई होप, ठीक है। एक बार और देखना, क्या ही और देखना है, आप वीडियो फिर से पीछे कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कंफर्म है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से उस पर चार्ज कैसा? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो बेटा इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, तो कैसा चार्ज हो गया? निगेटिव हो गया। एक तो ये कंफर्म है, ठीक। दूसरी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी बेटा, ये चीज़ें आप याद नहीं रखते हो, और ये चीज़ें देखो, यहाँ पर कितना क्या चार्ज होगा ये भी आप बताया जा सकता है Q = एनी फार्मूले से, लेकिन उसके लिए मैंने अलग व्यवस्था की है। तो कहाँ पर कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। कंफर्म है। एक चीज़ और याद रखो, आप बताओ अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कंफर्म है कि इस पर चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। बताओ इस एटम का मास क्या होगा? मास चेंज होगा कि नहीं होगा? आप बताओ इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होगा कि नहीं? दिल पे हाथ रख के बताना। इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसमें पहले 11 थे लेकिन अब 10 बचे, चला गया है बाहर। तो अगर चला जाएगा तो इस एटम का मास, इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाएगा ना, तो यानी मास कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और मास की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मास की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगा, मास कम हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन आता है, भाई पहले 11 थे, अब एक और आ गया तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 12 इलेक्ट्रॉन होने के मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो अपने साथ मास भी लाया होगा, तो यहाँ पर मास क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी याद रखें, ठीक। कितना होता है कितना नहीं, ये मैं क्वेश्चन से कराऊंगा, उसकी व्यवस्था मैंने पहले ही आगे कर रखी है। तो अभी के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और ये वाला पॉइंट आप याद रखिए। कंफर्म है। चलिए आप लिखेंगे कैसे? आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। क्या लिखना है? चार्ज डेवलप ऑन अ बॉडी ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कंफर्म हो गया। इसके बाद व्हेन जब लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का तब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। 2 लाइनें ये लिख गई, खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कंफर्म है। चलिए इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास कम हो जाता है, और अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। कितना होता है ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। कंफर्म है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा ले लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से लीजिए, मैं हट जा रहा, ठीक है। हो गया ना? आओ आगे चले।
चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया बेटा। अब आते हैं इसके आगे, और आगे जैसे आए तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिफिकेशन का जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसी को थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से। देखो आप जान गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक ग्लास रॉड है, ग्लास की रॉड याद करिए, मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, फर्स्ट वाले लेक्चर में, जिसने नहीं देखा देखे जाकर। तो ग्लास रॉड है, अभी ये न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। तो ये है बेटा न्यूट्रल, और ये सिल्क का कपड़ा है। ठीक है ना, सिल्क का रुमाल, रेशम का रुमाल बेटा। तो यहाँ पर सिल्क का कपड़ा है और ये भी न्यूट्रल है। ये कैसा? न्यूट्रल, क्योंकि ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक बार फिर से, ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत बढ़िया। तो ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, कंफर्म। अब क्या किया गया? इसको ऐसे घिस दिया गया, रब कर दिया गया, ऐसे रब कर दिया गया। और जब इस पर रब किया तो याद रखें, याद करो बेटा, ग्लास रॉड कैसा चार्ज आ जाता था? पॉजिटिव, और सिल्क पर नेगेटिव। ये देखो पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ये इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस पर आ गया कैसा? नेगेटिव चार्ज आ गया। ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बताइए विद एक्सप्लेनेशन, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए, तो ये क्यों आया? क्यों पॉजिटिव नेगेटिव? क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन गया। बोले सर किससे इलेक्ट्रॉन निकला? भाई दो ही तो चीज़ थी, जब घिसा तो एक से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे में गया। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकला? तो याद रखो, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकला, और किस में गया? सेल के उसमें गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज। कंफर्म हो गया कि नहीं? ठीक है, एक बार फिर से, जिस पर पॉजिटिव चार्ज उससे इलेक्ट्रॉन निकला है, जिस पर नेगेटिव चार्ज उस पर इलेक्ट्रॉन गया है। तो इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ। कंफर्म है? सो दैट द सिल्क क्लॉथ इज नेगेटिवली चार्ज एंड द ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज। कंफर्म हो गया कि नहीं? ये इसका एक्सप्लेनेशन भी आप 2 लाइनों में नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखिएगा। चलिए मैं आपसे एक चीज पूछ रहा, बताइए, अच्छा इलेक्ट्रिफिकेशन का रीजन कौन है? इलेक्ट्रिफिकेशन का रीजन कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिफिकेशन का रीजन। ठीक है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ये वाली बात भी कंफर्म हो गई ना? कंफर्म हुआ कि नहीं? कंफर्म हो गया। चलिए, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहाँ तक मैंने बेटा पढ़ा दिया, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा नोट ज़रूर बनाइएगा, और फिर लास्ट में हमारा वही होमवर्क बड़ा ज़रूरी है। होमवर्क करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखने से मत डरिए, जितना घिसोगे ना, जितना लिखोगे ना, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे किसमें? 12th में। ये मेरी गारंटी है आप सभी को। चलिए देखें, तो अब आपका आ रहा है होमवर्क। तो होमवर्क रहा, ये 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बेटा, और 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लो क्या है, मैं पढ़ देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, हाँ, इसको एक बार देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अभी पढ़ाया, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। कंफर्म है? कर लोगे? 3 लाइनें लिखनी है। पहले लिखना है कि इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होने से चार्ज का डेवलप हो जाना, दैट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक, इसके बाद दूसरा आप बताओगे कि अगर गेन होगा तो क्या होगा, लॉस होगा तो क्या होगा। 3 पॉइंट से ये कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म? चलिए, अगर एक्सपेरिमेंट के साथ कहता तो हम लोग वो सिल्क वाला और वो वाला भी बताते। ठीक, लेकिन नहीं बताया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला पहले देख लेते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो मैंने एक तरफ पॉजिटिव लिखा था, एक तरफ नेगेटिव लिखा था। आप बताओ कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या डिफरेंस होंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से होगा कि इलेक्ट्रॉन की गेन की वजह से होगा। आपको ये बताना है किस में मास घटेगा, किस में मास बढ़ेगा। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं एक क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन है, अगर आप इसे करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। पढ़ लेता हूं मैं। ट्रांसफर ऑफ विच फंडामेंटल पार्टिकल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यूरिंग रबिंग मेक्स द 2 बॉडीज चार्ज्ड। पहला क्वेश्चन तो यहां तक हो गया, यहां तक पहला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कौन से फंडामेंटल पार्टिकल अगर ट्रांसफर हो जाए तो वो चार्ज हो जाता है, आपको पता है। ठीक, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन दिस फंडामेंटल पार्टिकल। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल का आप आंसर दे के आए हो, कह रहा है नेचर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और इसकी वैल्यू क्या चार्ज की, ये भी आपको पता है, मैंने पढ़ाया है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद
आफ्टर ट्रांसफर विच बॉडी ए और बी बिकम्स नेगेटिव और विच बॉडी बिकम्स पॉजिटिव। तो यहाँ पर बेटा उसने बताया है कि एक बॉडी यानी ए से किस में जा रहा है, बी में जा रहा है, ये फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा, कैसे होगा, ये आप होमवर्क में लिखोगे। लिखना ज़रूरी है, सिर्फ मुंह से बताने से नहीं होगा। तो क्वेश्चन नोट करेगा, लिखेगा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, बहुत बेहतरीन अगर आपने लास्ट तक पढ़ा हो। और कल की क्लास जिसने नहीं देखी वो पिछला क्लास देख के आए, और जो कल मैं पढ़ाऊँगा उसको भी पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। आज की क्लास यहीं तक। आप सभी स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। ठीक है, जय हिंद।